हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश हाई स्कूल एग्जामिनेशन जो मेन एग्जामिनेशन 2024 में एग्जामिनेशन हुआ था। तो जो उसका हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर था उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक साइड मैंने आपको यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपका एक प्रीवियस ईयर का पेपर लगा रखा है। दूसरे साइड आप देख पाएंगे कि जो ये क्या होता है कि जो टॉपर की नोट्स है, मतलब ये मान लीजिए टॉपर की जो कॉपी है, नोटबुक है, ठीक है ना, जैसे उसने लिखा था मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्लास, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपके लिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर और साथ ही साथ मॉडल पेपर इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है ना। मैंने आपको इस पेपर को सॉल्व करने की एक नई ट्रिक आपके सामने ला के रखी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि क्या होता है कि आप एक साइड अगर पेपर देख रहे हैं और दूसरे साइड टॉपर की कॉपी देख रहे हैं, तो आपको ये हो जाता है कि हमको कॉपी किस तरह के लिखनी है और किस तरीके से हमको इसके आंसर्स मेंटेन करके अपने आंसर शीट में लिखने हैं, ठीक है। तो किस तरीके से मार्किंग हमको दी जाएगी, किस तरीके के नंबर हमको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास, ये आपका जैसे पैसेज है तो आप इस वीडियो को पॉज करिएगा और पैसेज को रीड करिएगा। मैं डायरेक्टली आपके आंसर्स के साथ डिस्कस करूंगा जो भी आपके आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने पेपर इसको एक बार रीड भी कर लिया है और बगल में इसके आंसर्स भी प्रॉपर तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो पैसेज नंबर 1 है, जो हमारा ये 5 मार्क्स का पैसेज है क्लास, आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा पैसेज है कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। आप देखिए यहाँ पे नंबरिंग इसकी दी हुई है, इंस्ट्रक्शन इसके पहले ही दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आपको इंस्ट्रक्शंस है, आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम 75 मार्क्स का होता है, 3 आवर आपका टाइम रहता है, ठीक है ना, जो आपका इंग्लिश के एग्ज़ाम में मिलता है। चलिए तो पहला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। द अल्टीमेट चैलेंजेस दीज डेज इज टू। अल्टीमेट चैलेंजेस इन दिनों पे क्या है, तो अल्टीमेट चैलेंजेस क्या है, टू मेक योर माइंड काम, मतलब अपने माइंड को कैसे रखना, शांत रखना, आज के टाइम पे सबसे बड़ा अल्टीमेट चैलेंज है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे टॉपर की नोटबुक मैंने रखी है यहाँ पे, तो टॉपर की जो नोटबुक है, आप ये देखिए यहाँ पे कॉपी जो है आंसर शीट, तो ये आंसर शीट में भी उसने भी लिखा है और ये देखिए उसको टिक का करेक्ट एक आंसर मिला हुआ है, एक नंबर, ठीक है, 1 मार्क्स इसको प्रॉपर मिला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मेडिटेशन हेल्प द स्टूडेंट। मेडिटेशन हेल्प करता है स्टूडेंट्स को काय के लिए। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज, टू गेन वेट, टू इंक्रीज हाइट, टू गेट अ जॉब। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लास ये थोड़ा सा ट्रायंगल रॉन्ग हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपको नया तरीके से मैं बना के बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर जो हमारा है वो क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्लास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पैसेज में क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मेडिटेशन की, वो क्या होती है, फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। जैसे आप क्या करते हो, ब्रीथिंग में फोकस करते हो। देखो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है, आप ये देख लीजिए और मैं आपको इसको श्योर करवा दूंगा कैसे, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो जो टॉपर ने लिखा फोकसिंग ऑन द ब्रीथिंग, तो उसको क्या मिले हुए, प्रॉपर नंबर मिले हुए हैं, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 4th बोल रहा है, द वर्ड मेडिटेशन इज। मेडिटेशन एक क्या है, मेडिटेशन एक वर्ब है, एन एडजेक्टिव है कि एक प्रोनाउन है कि एक नाउन है। तो बच्चा लोग जो मेडिटेशन है ये एक तरीके का क्या होता है, हमारा नाउन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाउन होगा। लेकिन हमारे टॉपर ने गलती से इसको क्या लिख दिया था, वर्ब लिख दिया था, ठीक है। क्या लिखा उसने, इसको लिख दिया उसने वर्ब, जिस कारण से क्या हुआ, उसके 1 मार्क्स इंग्लिश में डिटेक्ट हो गए। यहाँ पे देखिए सर ने जिन्होंने एग्जामिन किया है इसको, तो इसको क्या किया है उन्होंने, क्रॉस किया हुआ है, ठीक है ना। ये वर्ब नहीं होके क्या होना चाहिए, राइट आंसर क्या होगा, नाउन। मैंने यहाँ पे आपके लिख दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बिच वर्ड इन दिस पैसेज मीन एन
एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटेंशन। बी नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे जो हमारा आंसर लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चा लोग। देखिए हमारे टॉपर ने भी यहाँ पे वही लिख रखा है, क्या लिख रखा है, रिटेंशन ही लिख रखा है, ठीक है। चलिए, तो इसमें से जैसे 5 मार्क्स था तो टॉपर को कितने मिले होंगे, 4 मार्क्स मिले होंगे। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि आपका कैसे उस तरीके ने सेक्शन डाल के रखा है, मतलब कॉपी लिखने का प्रॉपर तरीका क्या, कैसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल रखा है। आप इसको जैसे QUE और 1 बस इसने लिख दिया, आप इसको और बेटर कर सकते हैं, QUESTION क्वेश्चन नंबर 1 पूरा लिखिए आप, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। ये देखिए, और इसमें जो आपका ये राइट आंसर्स हैं सारे के सारे आपके मैंने बता दिए हैं। एक टॉपर ने गलत किया था तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पैसेज जो है बच्चा लोग, आपको इसको क्या करना है, रीड करना, वीडियो पॉज करना है और पैसेज को रीड कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी रीड कर रखा है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसके आंसर्स के लिए अटेम्प्ट कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, पैसेज को पूरा रीड करना है। ये भी पैसेज हमारा कितने मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। कितने मार्क्स का रहेगा अपना, 5 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। द एबव पैसेज इज मेनली अबाउट, जो पूरा का पूरा पैसेज है वो किसके बारे में है, तो ये काहे के बारे में है पूरा का पूरा पैसेज, ये पैसेज है पूरा वुमेन एजुकेशन के बारे में। किसके बारे में, वुमेन एजुकेशन के बारे में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा इसका पैसेज का, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब्स, इफ यू एजुकेट अ मैन यू डैश, फिर इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेट एन इंडिविजुअल। देखिए, तो ये हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर जो हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एजुकेट एन इंडिविजुअल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा क्लास हमारा, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन, हमें एजुकेशन को कैसे यूज करना चाहिए, वेपन के जैसे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ अवर वुमेन, क्योंकि हम पैसेज के अनुसार बोल रहे हैं, ठीक है ना। हमको पैसेज जो रीड करना है, आंसर्स हमारे पैसेज के हिसाब से होंगे, ठीक है क्लास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ अवर वुमेन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, बीच बर्ड इन द पैसेज मीन डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स। देखिए, बीच बर्ड्स इन द पैसेज मीन डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स, इस पैसेज में किसका क्या मतलब है, जिसमें हम डिमांड और ऑफ मनी, जिसमें हम मनी की डिमांड करते हैं या फिर कुछ चीज़ों की डिमांड करते हैं बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। तो बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज जब हम मनी की डिमांड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउरी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो दहेज प्रथा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डाउरी सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर डाउरी हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं वुमेन एजुकेशन, जो वुमेन एजुकेशन है ये हमारा 5th नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वुमेन एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। हेल्प्स आ नेशंस बिकम फुली डेवलप्ड, हेल्प करता है एक नेशन को फुली डेवलप होने में। ब्रिंग डाउन द रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी के रेशियो को नीचे ले आता है। हेल्प द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर पीपल, सोसाइटी और जो हमारे अब लोग हैं उसको, उनके स्टैंडर्ड को ऊपर उठाता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों के तीनों आंसर्स बिल्कुल सही हैं। एजुकेशन का मतलब यही होता है, वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड जो है हमारे पैसेज में दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे हम मार्क करेंगे और इसको हम लगाएंगे कि ऑल ऑफ दिस ABC लिखेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया, तो टॉपर ने भी उस वही सारे के सारे आंसर्स आप यहाँ पे देखेंगे तो उसने भी सही के सारे वही आंसर्स यहाँ पे लगा के रखा है, ठीक है। जैसे पहला क्या हो गया, वुमेन एजुकेशन है, एजुकेट एन इंडिविजुअल हो गया, ठीक है ना, टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन, ठीक है, डाउरी हो गया, ठीक है। फिर देखिए ऑल ऑफ दीज हो गए। अगर आप इस तरीके के आंसर लिखेंगे तो आपका पूरा 5 में से 5 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है बच्चा लोग। चलिए अब सेक्शन बी पे आ जाते हैं बच्चा लोग। सेक्शन बी पे यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए तो सेक्शन बी हम जैसे ही देखते हैं यहाँ पे राइटिंग के लिए लिखा हुआ है, तो पहले बच्चे ने क्या किया है, ए के बाद डायरेक्ट सेक्शन सी में चला गया। अब चलिए हम सेक्शन बी इसका देख लेते हैं कि उस बच्चे ने सेक्शन बी कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
तो पहले हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो होगा तो हम आगे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन बी नंबर जो हमारा सेक्शन बी है ये यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे आप क्वेश्चनों को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, इसमें ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं कि जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो डायरेक्टली आप या तो सेक्शन को ऊपर नीचे करके आप लिख सकते हैं कॉपी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेक्शन बी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पहले तो देखिए क्या बोल रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है ना, आपको क्या करना है, पैसेज को रीड करना है केयरफुली और आपको आंसर्स बताने हैं जो आपको नीचे लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा पैसेज आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से रीड करना है, तभी तो आप इसका टाइटल और इसका जो भी आप आंसर्स बताना चाहेंगे वो बता पाएंगे। ठीक है ना, या फिर नोट्स बना पाएंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, गिव अ सुटेबल टाइटल। ये जो पैसेज है मैंने इसको पढ़ रखा है, आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले पूरा का पूरा पैसेज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके डायरेक्टली आंसर्स आप देना स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 1 मार्क्स का टाइटल के लिए है, 3 मार्क्स नोट्स के लिए। टोटल कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। ठीक है ना, तो नोट मेकिंग जो पैसेज आता है वो 4 मार्क्स का आपका रहता ही रहता है। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो बच्चा लोग हम देख लेते हैं। तो हमारा टाइटल क्या हो जाएगा इस पैसेज का, इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी। क्या हो जाएगा टाइटल? इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी। क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब क्या आवश्यकताएं हैं सोलर एनर्जी के, जो भी इंपॉर्टेंट है, रोल है हमारी लाइफ में, उसके बारे में। ठीक है, अब हम नोट्स मेकिंग करते हैं बच्चा लोग। ठीक है ना, क्या करते हैं? नोट्स मेकिंग करते हैं। देखिए तो नोट्स मेकिंग में हमको क्या करना पड़ेगा, NOTES। देखिए तो नोट्स मेकिंग में हम क्या करेंगे, इसका ये जो पैसेज दिया हुआ है तो इसके पॉइंट्स हम रीड करेंगे। अब पॉइंट्स रीड करने के बाद उन पॉइंट्स को हम 1 by 1, 1 by 2 एंड 1 by 3 में ऐसे करके लिखेंगे। तो चलिए मैं डायरेक्टली ये जो हमारे पैसेज टॉपर की नोट्स है, मैं इसी से आपको क्या बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ है बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी, जैसे बेनिफिट क्या होते हैं सोलर एनर्जी के, तो जैसे हम उसके 3 पॉइंट सब में लिखना है। जब आप 3 पॉइंट लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो नंबर 1.1 जब हम लिखेंगे, गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। गुड होता है काहे के लिए? हमारे इन्वायरमेंट के लिए। नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस। ठीक है ना, इसमें ग्रीन हाउस गैस का कोई मतलब वो नहीं होता कि पैदा नहीं करता है। ठीक है ना, फिर डू नॉट कॉज द ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होता है। ठीक है ना, सोलर एनर्जी से, जो सोलर एनर्जी हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। फिर उसने सेकेंड पॉइंट बनाया है, सोलर पैनल्स रिक्वायर। ठीक है, सोलर पैनल रिक्वायर की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है, देखिए वेरी लिटिल मेंटेनेंस। बच्चा उसने देखो टॉपर, यहाँ पे अगर 1 नंबर एग्जामिनर काटना चाहता तो काट सकता था, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए वेरी लिटिल मेंटेनेंस लिखा हुआ है। ठीक है ना, मेंटेनेंस की स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन टॉपर ने जहाँ जो ये मेंटेनेंस की स्पेलिंग लिखी है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर चाहता तो 1 मार्क्स यहाँ से डिटेक्ट करके उसको पूरे नंबर नहीं देता। समझ रहे हैं ना, तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या 2.2 में देख लेते हैं। 2.2 में क्या बोल रहा है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। अब देखिए पार्ट्स की स्पेलिंग भी गलत है, PARTS होता है। ठीक है ना, आप अपने बुक्स पे देख लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो मूविंग पार्ट्स। ठीक है बच्चा लोग, तो ये जो मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक सभी कर देते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको सिली मिस्टेक्स भी नहीं करना है। ठीक है, फिर 2.3 देखिए, ईजी टू इंस्टॉल लिखा हुआ है। ठीक है, इंस्टॉल की भी स्पेलिंग बच्चे ने गलत लिख रखी है। आप ये देखिए इंस्टॉल की स्पेलिंग भी यहाँ पे अलग है और यहाँ पे इंस्टॉल की स्पेलिंग अलग है। मैं होता तो ये पूरा का पूरा काट के केवल इसको 2 मार्क्स देता इस पूरे उस पर। ठीक है, लेकिन जो हमारे चेक करने वाले हैं उन्होंने किस तरीके से चेक किया इसके लिए मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन उन्होंने पूरे नंबर दिए हैं, कहीं पे भी क्रॉस नहीं लगाया है, इसके पूरे के पूरे नंबर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ सोलर पैनल, जो बेनिफिट्स होते हैं किसके, सोलर पैनल के, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है सोलर पैनल के, पहले उसको जानेंगे हम। तो क्या होता है, सब्सिडी, गवर्नमेंट के द्वारा हमको सब्सिडी दिए जाता है, टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, एंड यूज़ इन रिमोट एरियाज़। और ये कहाँ पे यूज़ हो जाता है, रिमोट एरियाज़ में भी यूज़ हो जाता है, मतलब जो मेन एरियाज़ है वहाँ पे। ठीक है,
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन ये मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक बच्चा लोग आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो 100% है कि हो सकता है कि आपके टाइम पे सर देख लें और आपके नंबर डिटेक्ट हो जाएं, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। देखिए हमारा पैसेज है, पैसेज में लिखा हुआ है, सॉरी पैसेज नहीं, ये एप्लीकेशन का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यू आर जय, जय और जया। लड़के हो तो जय यूज़ करो, लड़की हो तो जया यूज़ करो। आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th है। स्कूल का नाम क्या है, गवर्नमेंट HHS उज्जैन, जो भी है हायर सेकेंडरी स्कूल। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ग्रांट यू द 3 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर एल्डर ब्रदर मैरिज, ठीक है ना। तो ये एल्डर ब्रदर के मैरिज में 3 days लीव के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लिखा है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। पहले कैसा लिखा है, टू द प्रिंसिपल लिखा हुआ है, फिर स्कूल का नाम लिखा है जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। फिर डेट डाला हुआ है, जो डेट उस पर दी होगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखना है 3 days लीव फॉर द एल्डर्स ब्रदर मैरिज। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ये मान लीजिए अप्लीकेशन फॉर, थोड़ा सा और इसको अच्छे से बना के लिखा जा सकता था, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे लिख दीजिए अप्लीकेशन फॉर 3 days लीव फॉर एल्डर ब्रदर्स मैरिज, ठीक है ना, या फिर 2 एल्डर्स ब्रदर मैरिज, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन ये भी करेक्ट है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर लिखिए, विथ मोस्ट, देखिए विथ मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th है इन योर स्कूल, ठीक है ना। माई एल्डर्स ब्रदर्स मैरिज इज हेल्डिंग ऑन 29 Feb, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 3 days 2 days। आपको इतना लिखा जा सकता था, ऐसा नहीं है, इसको एक्सटेंड करके थोड़ा सा लिखा जा सकता था। फिर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फॉर दिस, आई हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, ठीक है ना। फिर थैंकिंग यू लिखा है, ओबीडियंटली लिखा गया है, नीचे उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है क्लास। इस तरीके की एप्लीकेशन लिखने के बाद भी देखो उसको पूरे के पूरे नंबर मिले हैं, 4 में से 4, कहीं पे भी डिटेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं पे भी मुझे ऐसा साइन नहीं दिख रहा है कि जो उन्होंने काटा हो, ठीक है ना, MP बोर्ड वालों ने। लेकिन आपको स्पेलिंग और वर्डिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये एप्लीकेशन और बेटर लिखा जा सकता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स में आपको लिखना है। तो देखिए साइंस इन डेली लाइफ में इन्होंने लिखा है, जो हमारे टॉपर हैं इन्होंने किस पे लिखा है, साइंस इन डेली लाइफ, मतलब ये मान लीजिए वंडर ऑफ साइंस का ही ऐसे आपको लिखना है। लेकिन बच्चा मैं आपको एक चीज़ इसमें सजेस्ट करूंगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो इन्होंने लिखा है, लेकिन लिखने का इससे भी बेटर तरीका किया हो सकता है। देखिए जैसे इन्होंने साइंस इन डेली लाइफ लिखा, ठीक है ना, तो आप क्या करिए, पहले साइंस से रिलेटेड एक थॉट लिखिए, चाहे APJ अब्दुल कलाम का, महात्मा गांधी का, किसी का एक बढ़िया से 2 या 3 थॉट लिख दीजिए। फिर आप सिनॉप्सिस डालिए, मतलब सिनॉप्सिस मतलब मेन पॉइंट, इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक इन्वेंशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहले सारे पॉइंट एक पेज में आप डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद ये इंट्रोडक्शन डाल के लिखिए। जैसे आप इन्होंने क्या लिखा, ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ना, तो पहले आप सिनॉप्सिस डालिए, सिनॉप्सिस डालिए, पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर साइंटिफिक इन्वेंशन लिखिए, फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखिए। मतलब एक बार पहले हेडिंग बता दीजिए कि मैं क्या क्या हेडिंग में लिखने वाला हूँ। और 1 और 2 राइटर के साइंस के बारे में अगर आप थॉट लिख देंगे, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन, किसी के बारे में भी जो इन्होंने साइंस के बारे में कुछ कहा है, तो आप उसको अगर लिख देंगे ना, आपका ऐसे और भी वंडरफुल हो जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन ये देखिए MP बोर्ड के जो टीचर्स हैं चेक करने वाले, तो देखिए इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं। आप अगर सही तरीके से लिख रहे हो, आपका राइटिंग बेस्ट है, तो आपको क्या होते हैं, पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। देखिए कहीं पे भी क्रॉस वगैरह नहीं है, लेकिन इसमें नंबरिंग भी नहीं बताई गई है, हो सकता है कि इनको कम नंबर मिले हो, ठीक है। लेकिन ये टॉपर की कॉपी है, जो बेस्ट मार्क पाते हैं उनकी कॉपी है, ठीक है ना। तो आपको ये, अगर ये भी पैटर्न ना फॉलो करते हो तो ये भी गलत नहीं है। चलिए, तो पहले हमको इसमें क्या लिखना है, देखिए क्लास, ये जैसे आपका इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको साइंस के बारे में पूरा ये लिखा हुआ है, इसको आप पूरा रीड कर लीजिए। साइंटिफिक इन्वेंशन हो गया, जो खोज है उनके बारे में, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो संचार के साधन है उसके बारे में बता रहा है। फिर सर्जरी एंड मेडिकल के बारे में देख लीजिए, जो लिखा हुआ है, कंप्यूटर के बारे में ये लिखा ही हुआ है। लास्ट में कंक्लूजन लिखा हुआ है, जो भी आपका क्लियर है उसके बारे में क्या बता रहा है, वो कंक्लूजन बता रहा है।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन द 75 वर्ड्स। ये जो आपके सारे के सारे की पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को बना के आपको एक क्या बनाना है, पैराग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, गुड हैबिट्स के बारे में लिखना है। गुड हैबिट्स के बारे में आप अगर नहीं भी लिख पा रहे हैं तो आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं। जैसे गुड हैबिट्स एक ऐसे राइटिंग होता है ना, तो 80 to 90 वर्ड्स का आप लिख दीजिए, आपका 1 पेज भर जाएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे जैसे इनको मिले हैं। देखिए एक भी नंबर कहीं पे डिटेक्ट नहीं है। और एमपी बोर्ड में स्पेलिंग एरर के इतने नंबर नहीं काटे जाते। मैंने आपको कॉपी में कई सारी गलती मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपको उसके लिए उतना वरी होने का ज़रूरत नहीं, बट हम अपनी ओर से गलती क्यों करें। अगर हमको पूरे नंबर, मान लीजिए कि ऐसा है कि हमको पूरे नंबर मिल रहे हैं, तो हम और अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है ना, अच्छा नंबर लाया जा सकता है। तो गुड हैबिट का ये जो ऐसे लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पूरे अच्छे तरीके से इसको रीड कर लेना है, ठीक है ना। विथ सॉल्यूशंस मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जिसलिए आप बाद में मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था 8th क्लास के, तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर सॉल्यूशन के साथ लाइए। तो मैं आप देखिए जो 10th क्लास के वीडियोज़ ला रहा हूँ, तो कैसे ला रहा हूँ, विथ सॉल्यूशन ला रहा हूँ, जिससे आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए सेक्शन सी में आ जाते हैं क्लास। सेक्शन सी हमारा क्या होता है, ग्रामर होता है। तो चलिए ग्रामर वाला सेक्शन सी इन्होंने जो टॉपर हैं इन्होंने कहाँ पे लिख रखा है, ऊपर वाले पार्ट में लिख रखा है, ठीक है। तो चलिए मैं सेक्शन सी आपको बस दिखा देता हूँ। सेक्शन सी बेसिकली काहे का होता है, ग्रामर का पार्ट होता है, ठीक है। अब तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। एनी 5 करने हैं आपको। यहाँ पे दे कितने रखे हैं, यहाँ पे आपको दे रखे हैं 7 में से 5 आपको सेलेक्ट करके लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, योर फादर इज सीरियसली इल, यू डैश गो टू होम। तो ये हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू मस्ट गो होम, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने टॉपर ने क्या किया है, टॉपर ने केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमको सारे के सारे क्वेश्चंस क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैं आपको सारे के आंसर्स बताऊंगा, ठीक है ना। माई फादर इज अ डैश टीचर। तो माई फादर इज अ क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटायर्ड टीचर होगा कि रिटायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा। नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ये बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा बच्चा लोग, ये हाँ चलिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटायर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। देखिए हमारे टॉपर ने क्या लिखा है, टॉपर ने भी रिटायर्ड ही लिखा है, उनको देखिए 1 मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डैश टाइम इज लेफ्ट, मतलब कितना टाइम बचा, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। तो ये तो हम लोग बोलते रहते हैं, आप लोग ये देखते हैं तो हमेशा ना बोलते हैं स्पोकन में कि हाउ मच टाइम इज लेफ्ट नाउ, कितना टाइम अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मच। देखिए टॉपर ने भी हमारा मच ही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है। ही एक्सक्लेम्ड व्हाट डैश ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है ना, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। ये लीजिए इसका राइट आंसर है, टॉपर ने हमारा आ लिखा हुआ है, ठीक है, उनको पूरे नंबर मिले हुए। सीता इज डैश देन एनी अदर गर्ल्स। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीता इज मोर इंटेलिजेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है ना। सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल। तो इन्होंने टॉपर साहब ने ये वाला क्वेश्चन लिखा ही नहीं है, ठीक है, वो नीचे वाला लिखे हैं। आई डैश दिस बुक यस्टरडे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आई रीड। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। तो आई के साथ आपका डायरेक्टली रीड आ जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं लगती है, ठीक है। चलिए हमारा ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनलेस, ठीक है। क्लास ये देख लीजिए, मैंने एक टॉपर ने भी उसको अनलेस ही लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको गाइड करते चल रहा हूँ वही आंसर्स आपके यहाँ पे भी आ रहे हैं, मतलब इनको इनमें से पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिल गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चा लोग। डू एस डायरेक्ट है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो डू एस डायरेक्ट इसमें कितने लिखे हुए हैं,
डू एस डायरेक्ट में यहाँ पे भी 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें से आपको कितने करने हैं, एनी 5 करने हैं, ठीक है। ओके बच्चा लोग, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। लैंचो रोट अ लेटर टू गॉड। लैंचो वॉज आ, प्लीज प्रेजेंट। ओके क्लास, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रीड कर देता हूँ। लैंचो रोट अ लेटर टू गॉड। लैंचो वॉज अ पेजेंट, ठीक है, पेजेंट, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, पेजेंट, ठीक है। चलिए, तो इसको हमको क्या करना है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। अब हु का यूज करते हुए आपको क्या करना है, पेयर ऑफ सेंटेंस को इसको बनाना है। तो इसको मैं आपको लिख के प्रॉपर तरीके से इसका आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। तो लैंचो, इसका क्या लिखेंगे आप, पहले क्या लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लैंचो। ये थोड़ा सा पेन उतना अच्छे तरीके से नहीं आएगा क्लास, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। लैंचो हु वॉज अ पेजेंट, PEASANT, पेजेंट, रोट अ लेटर टू गॉड। फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, WROTE, रोट अ लेटर, LETTER, लेटर टू गॉड, ठीक है क्लास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंचो हु वॉज अ पेजेंट रोट अ लेटर टू गॉड, ये इसका राइट आंसर है क्लास, ठीक है ना। आपको ये क्या कर लेना है, इसको इस तरीके से बनाना है, पहला वाला जो है। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमको सेकंड वाला भी लिखना पड़ेगा क्लास। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड वाला है, आप यहाँ पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, सो दैट के साथ आपको बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे टॉपर साहब ने क्या लिखा है, टॉपर साहब का हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड आपको एज इट इज इसको सो दैट का यूज ऐसे ही करना है, ठीक है बच्चा लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या बोल रहा है, ही नोज मी, चेंज द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में आपको इसको चेंज करना है सेंटेंस को। तो ये क्या है, आई एम नोन बाय हिम, ठीक है ना। आपका ये पैसिव वॉइस हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर है जो हमारे टॉपर ने लिखा है, ठीक है ना, आई एम नोन बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये आपको लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको नॉइज द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल इन वर सम। तो इसको आपको क्या कर देना है, रीअरेंज करना है। ये जो आपका लिखा हुआ है इसको हमको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लासरूम, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ये वाला हो जाएगा, ठीक है क्लास। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो टॉपर्स के नोट्स पे आपको नहीं मिलेगा मैं आपको उसको अलग से बता दूंगा, आपको वरी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, करेक्ट द सेंटेंस एंड री राइट। आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है और लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, वी हैव बीन लिविंग, LIVING, लिविंग in this city, CITY, since 2005, SINCE, since 2005। ये जो आपका सेंटेंस है, तो इसको हमको किस में चेंज कर देना है, इसको चेंज कर देना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव में, ठीक है ना। ये अभी कॉन्टिन्यूअस में लिखा हुआ है, इसलिए इसको चेंज करना है। स्पोकन में होता तो ऐसा चल जाता है, लेकिन जब हम ग्रामेटिकल की बात करते हैं बच्चा, तो ग्रामेटिकल में हमको एग्जैक्टली वही चीज़ें लिखनी पड़ती हैं जो कि हमारा करेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005, ठीक है ना। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा नहीं, अभी इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले इसको जो मैंने लिखा है इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्या बोल रहा है,
आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इसका क्या बोलना है? मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव को मतलब होता है क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड आपको बताना है। तो डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली। ये देखिए जो हमारे टॉपर ने लिखा है, डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इन्होंने इसको चेंज किया है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा एक तरीके से, ठीक है ना। लेकिन क्या है, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो इसका क्या बनेगा? डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, और क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में लगा देना, जैसे कि हमारे टॉपर ने लगाया उनको नंबर मिला है, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू फाइंड एरर इन अदर इन इज ईजी। टू फाइंड एरर इन अदर इज ईजी। रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। इस सेंटेंस को लिखना है किसके साथ? इट के साथ बना के। इट इज़ ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। ये ईजी होता है कि फाइंड करना एरर्स किसमें? अदर्स में, ठीक है ना। ये हमारा राइट आंसर है इसका बच्चा, ठीक है। तो सारा का सारा जो ग्रामर का पार्ट है जो आपके टॉपर ने लिखा था तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या किया है, आपको वो भी बताने का कोशिश किया है कि जो उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आपको करने कितने हैं? 5 ही करने। और आप अगर इस तरीके से करोगे तो आपका पूरा का पूरा ये आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कैसे करके, बाय हिम करके लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि ये इस पे सर्कल लगा रखा है। कौन सर्कल लगा रखे हैं? एमपी बोर्ड के जो टीचर हैं, ठीक है ना, जिन्होंने कॉपी चेक की है कि आई एम नोन बाय हिम, ये गलत है, बाई उन्होंने गलत लिखा है, लेकिन ये आंसर राइट है। मैं आपको बच्चा बताना चाहूँगा, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी डाउट हुआ था जब मैं कॉपी चेक कर रहा था, तो वहाँ पे जो ये आंसर था इसको मैंने चेक किया, कई जगहों पे चेक किया, तो ये करेक्ट तरीके से बिल्कुल सही है, लेकिन पता नहीं सर ने कैसे गलत कर दिया। अब इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, मान लीजिए, ठीक है। चलिए सेक्शन नंबर अब डी पे आ जाते हैं क्लास। सेक्शन नंबर डी जो हमारा है, डी सेक्शन पे जैसे हम आएंगे तो ये हमारे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या करना है? पूरा का पूरा पढ़ना है। जैसे मैं देखिए क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट आंसर्स। जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आपको करने हैं। नंबर 1 देख लीजिए, वाई डिड द लैंचो गेट ओनली द 70 प्योन्स, ठीक है ना। उसको 70 प्योन्स क्यों ही मिले उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 प्योज फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। मतलब पोस्ट मास्टर ने केवल कितना कलेक्ट किया था? 70 प्योज या 70 पैसे उस टाइम पे जो चलते रहा होगा काहे के लिए, चैरिटी से वो इतना ही कलेक्ट कर पाया था। लेकिन उसने मांगा कितना था? 100 प्योज मांगा था ना, 100 पैसोज, ठीक है। लेकिन मिला कितना उसको? मिलता था, आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको याद होगा, मैंने तो पढ़ा था तो मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है अभी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन एनी फ्रैंक डिसाइडेड टू राइट अ डायरी सी वॉज डैश स्कूल गर्ल। तो कितने साल की थी वो? 13 ईयर ओल्ड। देखिए हमारे टॉपर ने भी यही दोनों आंसर्स लिखे हुए हैं, 13 ईयर ओल्ड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 13 ईयर ओल्ड। देखिए ये वाला जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? ये 13 ईयर ओल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द प्रपोजल इज अ वन एक्ट प्ले अबाउट, ठीक है ना। जो प्रपोजल होता है वो वन एक्ट है, किस तरीके का प्ले करता है? वो क्या होता है? रशियन वेडिंग कल्चर। कहाँ पे होता है ये? रशियन वेडिंग कल्चर का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रशियन वेडिंग कल्चर, ठीक है। ये ट्रायंगल बन जाता है बच्चों। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, रुकिए आप, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, रशियन वेडिंग कल्चर में होता है, ठीक है ना। फिर हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज डैश, ठीक है ना। तो 10 मई इन साउथ अफ्रीका डैश क्या हो जाएगा? तो आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन ऑटम डे। इसको क्या बोलते हैं? एन ऑटम डे बोलते हैं, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अगर बुक से पढ़ा है तो ये वहीं से क्वेश्चन आंसर्स आए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, ये क्या है? पैसेज को रीड करने के लिए बोल रहा है। अब ये जो पैसेज गिवन है, आप वीडियो को पॉज करेंगे बच्चा लोग और इसको क्या करेंगे? आप रीड करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको रीड करेंगे तो आप इसके सारे के सारे आंसर्स दे पाएंगे। मैं आपके डायरेक्टली आंसर्स डिस्कस करने वाला हूँ।
तो नंबर 1 देख लेते हैं, मंथली अकाउंट्स ऑफ अ बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, ठीक है ना। तो इसका कितना रिकॉर्ड किया गया था, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सम बॉल इन पेंसिल, ठीक है, सम बॉल इन पेंसिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है, मैंने इसी से रीड करके आपको आंसर बताया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच बर्ड इन द एग्जैक्ट मीन्स ऑफ द प्लीजेंट फैट बॉडी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लम्प। प्लम्प मीन्स क्या होता है, मोटा, आप ये ध्यान रखो, ठीक है। नंबर 3 क्या हो जाएगा, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर सर्व बिकॉज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। देखिए इसका ये सेकंड नंबर वाला जो आंसर है ये करेक्ट है। यही सारे के सारे आंसर आप टॉपर की कॉपी में देखेंगे तो आपको मिलेंगे। ये देखिए तीनों के तीनों एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, जिसमें आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा पैसेज रीड करना है और इसको सॉल्व करना है। 10th क्लास के बच्चे हैं तो मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप पैसेज को पढ़ के एक बार रीड तो कर ही लेंगे, ठीक है ना। इसलिए पैसेज मैं आपको रीड नहीं करवा रहा हूँ, उसके आंसर्स मैं आपको डायरेक्टली बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। बी नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी हमारा 3 मार्क्स का है। अब देखिए यहाँ पे एक पोएम दी हुई है, इसको आपको रीड करना है और इसके हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या है। हम डायरेक्टली आपको आंसर्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ओके तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर 1, ठीक है ना, सॉरी नंबर सी। एक मिनट मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपको, एमेंडा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, तो ये क्या है, एमेंडा, एमेंडा से लिया गया जो पोएम है, ठीक है ना। द वर्ड आर्फन मीन्स, जो वर्ड आर्फन होता है उसका मतलब क्या होता है, तो इसका होगा अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, ऐसे जिसके ऐसे चाइल्ड जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं उनको ऑर्फन बोलते हैं। ऑर्फनिस तो उन्हीं को बोलते हैं ना जहाँ पे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉट डज द गर्ल एक्चुअली वॉन्ट, लड़की एक्चुअल में क्या चाहती थी, ठीक है ना। सी वॉन्ट फ्रीडम एंड द साइलेंस, उसको क्या चाहिए था, सी वॉन्ट फ्रीडम एंड साइलेंस। मैंने ये पैसेज रीड कर रखे हैं इसलिए मैं पैसेज को क्या कर पा रहा हूँ कि मैच कर पा रहा हूँ। देखिए साइलेंस एंड गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, ठीक है ना। वो आपको जब आप पैसेज को रीड करोगे तो आप अच्छे तरीके से इसके आंसर्स दे पाओगे। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं डायरेक्टली दे लूँगा तो ये इतना ईजी नहीं होता, आपको बढ़िया से पैसेज रीड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो बहुत लेंदी हो रही है। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा है, ये देखिए आंसर नंबर 11 देख, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो ये सारे के सारे आंसर्स लिखे हुए हैं जो कि आपके बुक से हैं बच्चा। मैं आपको क्वेश्चंस रीड करके बता देता हूं, लेकिन इनमें से आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको केवल 6 क्वेश्चन लिखने हैं जो कि आपके 2 और 6 मार्क्स के हैं। 2 6 या कितने मार्क्स के, 12 मार्क्स के आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 6 या 12 मार्क्स के होंगे। अब देखिए हमारे टॉपर ने किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं। तो जो ग्रामेटिकल पोर्शन था, पैसेज वगैरह था, ये मैंने सब कुछ बताया आपको। अब आपको क्या करना है, जो भी आंसर्स है सामने आपका PDF लगा हुआ है, आपको इसको क्या कर लेना है, पूरी तरीके से रीड करके और लर्न कर लेना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आंसर्स आपके लिए मैं अवेलेबल नहीं करा रहा हूँ, आंसर सामने लिखे हुए ये बुक से हैं, आपको इसको रीड करना है। क्योंकि मैं रीड भी कर दूंगा तो लर्निंग आपकी उससे होगी नहीं, आपको राइट कर करके नोट्स बना के इसको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आपको इनमें से किसी भी आपको 6 क्वेश्चंस लिख लेने हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो वीडियो को पॉज करिएगा और मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है देखिए, चलिए चलते हैं, पहले 12 में पहुंच जाते हैं। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स, आपको ये सारे क्वेश्चन लिखने हैं। आपको कितने, 30 वर्ड्स में, यहाँ पे कितने, 2 क्वेश्चन ही लिखने हैं आपको पूरे के पूरे। मतलब इन दोनों क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपको लिखने हैं, जैसे 3 क्वेश्चन दिया है तो 2 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना। हाउ डज द फॉग कम, फॉग कैसे आता है। व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्री मूव्स आउट ऑफ इट, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक
रिप्रेजेंट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं बच्चों। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं आपको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ये देखिए आपका 12 नंबर है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बच्चे ने लिख रखा है। आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्या कर लेने हैं, वीडियो पॉज करके पूरी तरीके से पढ़ लेने हैं और लर्न कर लेने हैं। मैंने आपको जो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन थे वो सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है ना। अब आपका बेसिक यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आंसर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको वीडियो में स्क्रॉल कर दूंगा और आपको उसको लर्न कर लेना है। ठीक है, चलिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा। क्या है 30 नंबर क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है फिर से यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको NA2 करने हैं, 2 मार्क्स के सेम रहेंगे। ये आपका पहले वाले ये आंसर्स आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं तो आप अपने बुक पे देखिए और उसको लर्न करने का कोशिश करिए। ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, केवल 75 वर्ड्स में एनी वन लिखना है आपको। ठीक है ना। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, पूरा अच्छे से क्वेश्चन का आंसर्स नहीं लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इनको प्रॉपर तरीके से आप लर्न कर लीजिए, तभी आप इनके आंसर अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारे कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, आप 15 नंबर देख लेते हैं। हमारा 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है बच्चा, इसमें क्या करना है कि एनी वन आपको करना है, जो आपको प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करके लिखना है। बगल में कॉपी मैंने टॉप क्वेश्चन आंसर्स की लगा रखी है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आपको क्या कर लेना है, ये सारे आंसर आपके सामने हैं, इसको आपको लिख लेना है, चाहे आप अपने कॉपी से लिख लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, 15 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये भी आपका सेम है। आपको 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन लिखना है, ये मान लीजिए चाहे और के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सेम करना था, क्योंकि आपको देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पे कि क्या है, 15 नंबर में भी आपके कितने हैं, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हमने आपको दिखाया है। अब चलते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखिए और इसको अच्छे तरीके से आप लर्न करिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द 75 वर्ड, सेम आपको लिखना है। तो एनीवन लिखना है, व्हाई डज द मिस्टर हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एनर्जी इसेंट्रिक। हाँ, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक। ठीक है ना, ये आपके 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में आपको जो सही लगे एक क्वेश्चन आपको लिख देना है। ठीक है क्लास, होप करता हूँ कि मैंने वीडियो को मतलब ये मान लीजिए कि आपका पेपर है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बच्चा। मैंने केवल आपको क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें जो आपके लिखने के लिए हैं तो मैंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स में दिक्कत है कि सर मेरे को क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए इस वीडियो के, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, तो मैं क्या करूँगा, आपको प्रॉपर तरीके के क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें कोई भी इशू नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। पर अगर आपको लिए मैंने इतनी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैंने आपको एक ऐसा सेटअप बनाया है जिसमें बगल में टॉपर की कॉपी भी दिखा सकूं और आपको क्वेश्चन आंसर प्रॉपर तरीके से आपको क्या कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉलमैन बॉलमैन। ठीक, जो वॉल पोएम है, द वॉल पोएम है, उसके बारे में आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो ये तो किसी भी चैप्टर से आपको जो आपका चैप्टर है द वॉल पोएम जो है, उसके आपको सेंट्रल आइडिया लर्न कर लेनी है और लिख देना है। ये सारे क्वेश्चन लास्ट वाले हमारे 3 मार्क्स के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, बट ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।